किशोर ने बदतमीजी की सभी हदें पार कर दी थी। सरेआम सबके सामने उसने शिवानी की बाजू को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया, इतनी कस के कि शिवानी को दर्द हो रहा था। छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या बदतमीजी है? शिवानी गुस्से में बोली। किशोर उसके होठों की तरफ किसी लालची भेड़िए की तरह देख रहा था। किशोर धीरे धीरे करके उसके होठों के करीब बढ़ने लगा। शिवानी डर के मारे आंखें बंद करके खड़ी हो गई और बस मन ही मन दुआ कर रही थी कि किसी तरीके से वो राक्षस उसका हाथ छोड़ दे। शिवानी के होठों के बिल्कुल करीब आने के बाद किशोर रुक गया और हंसने लगा। तभी उसने शिवानी की जुल्फ को अपने हाथ से छूते हुए कहा, बस कुछ टाइम की और बात है शिवानी जी। इस पुश्तैनी जमीन का फसाद खत्म हो जाए और आप मेरी बात पर राजी हो जाएं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको अपना बना लूंगा। फिर हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। मैं डॉली आंटी की भी फुल रिस्पेक्ट करूंगा और आपकी जो भी शिकायत है ना, सब दूर कर दूंगा। बस एक मौका तो दीजिए मुझे। किशोर की भयंकर प्लानिंग सुनकर शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां खड़े लोग शिवानी को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। तभी वीरेंद्र को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया। उसके सिर पर खून सवार हो गया और उसने किशोर को एक जोरदार धक्का दिया। हिम्मत कैसे हुई तेरी शिवानी को हाथ लगाने की? वीरेंद्र को चिल्लाता देख शिवानी एकदम शॉक्ड रह गई। वो वीरेंद्र के पीछे छुपने लगी। अरे भाई भाई उठो भाई उठो भाई! किशोर के आदमी उसे उठाने लगे। तभी किशोर ने अपने हाथ से इशारा करके उनको दूर रहने के लिए कहा। किशोर जमीन पर पड़ा हुआ था और घूर कर वीरेंद्र को देख रहा था। वीरेंद्र, अब क्या होगा? शिवानी डर के मारे वीरेंद्र से बोली। तभी वीरेंद्र ने उसे अपने पीछे छुपा लिया और शिवानी के लिए कवच बनकर किशोर के सामने खड़ा हो गया। किशोर जमीन पर से उठा और शेर की निगाहों से वीरेंद्र को देखने लगा। तभी उसने शिवानी से पूछा, क्या चल रहा है तेरा इसके साथ? दोस्त है ये तेरा या फिर यार? जबान संभाल कर बात कर शिवानी के बारे में। वीरेंद्र ने किशोर की बात काटते हुए कहा, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? आज तक मुझे धक्का देने की क्या, किसी की छूने तक की हिम्मत नहीं हुई है मुझे। और तूने अच्छा नहीं किया आज। वैसे ही मेरा मूड खराब था और अब फालतू में तूने भी गुस्सा दिला दिया है मुझे। अब वही वाला हिसाब होगा। वो कहते हैं ना, चने के साथ खून भी पिस जाएगा। लेकिन छी यार, अब एक ही दिन में दो दो लाशों को ठिकाने लगाना पड़ेगा क्या यार? किशोर किसी साइको की तरह बातें कर रहा था। नहीं नहीं वीरेंद्र, चलो यहाँ से प्लीज प्लीज। इसके मुंह मत लगो, ये आदमी पागल है, बहुत खतरनाक आदमी है, ये नॉर्मल नहीं है। शिवानी डर के मारे वीरेंद्र को रोकने लगी। तभी वीरेंद्र ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। तभी किशोर किसी जंगली सांड की तरह वीरेंद्र के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी लात उठाई और वीरेंद्र के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन वीरेंद्र भी किसी से कम नहीं था। उसने किशोर की लात को अपने हाथ से रोक दिया। ये सीन देखकर सभी लोग शॉक्ड रह गए। किशोर अपनी लात छुड़ाने के लिए जूझ रहा था, लेकिन वीरेंद्र की पकड़ इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो ऐसा करने में फेल हो गया। तभी वीरेंद्र ने अपनी मायावी शक्ति की मदद से किशोर की टांग को पूरी तरीके से मोड़ दिया और उसे दूर धक्का दे दिया। आ! किशोर चिल्लाता हुआ गिर गया। ये सीन देखकर किशोर के सभी आदमियों की रूह कांप गई। वो सब डर के मारे इधर उधर हटने लगे। शिवानी ने भी वीरेंद्र की बाजू को कसकर पकड़ रखा था। उसे मारधाड़ से बहुत डर लग रहा था। अबे सालों, देख क्या रहे हो? मारो इसे, उठाओ मेरी गन और शूट कर दो, किशोर ने जमीन पर ही पड़े पड़े कहा। ये सुनकर शिवानी घबरा गई। हालांकि किशोर की आदमियों की बहुत फट रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे आ गई। तभी मजनू ने किशोर की पिस्तौल उठा ली और उसे वीरेंद्र के ऊपर तान कर खड़ा हो गया। शिवानी की आंखें एकदम बाहर आ गई, लेकिन वीरेंद्र डटा रहा। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जानता था कि उसके पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जिसे देखकर इन लोगों के पैंट में सूसू निकलने वाली थी। देख क्या रहा है, चला गोली? वीरेंद्र ने चैलेंज किया। ये सुनकर किशोर को गुस्सा आने लगा। तभी वो अपने दांत खींचते हुए जमीन पर से उठा और मजनू के हाथ से पिस्तौल छीनते हुए उसने वीरेंद्र के ऊपर शूट कर दिया। लेकिन अचानक तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। वीरेंद्र को धक्का देकर खुद शिवानी उसके आगे आ गई थी और वो गोली सीधा जाकर शिवानी की बाजू से टकराई और टकराकर जमीन पर गिर गई। ये होता देखकर सभी लोग शॉक्ड रह गए। वीरेंद्र को धक्का लगने की वजह से वो जमीन पर गिर गया था, इसलिए उसको लग रहा था कि शायद शिवानी घायल हो गई होगी। लेकिन जब उसने पलटकर शिवानी की तरफ देखा तो वो हैरान था। शिवानी को कुछ भी नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक खड़ी थी। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन जब आंखें खोलकर उसे पता चला कि उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, तो शिवानी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शिवानी, शिवानी, तुम ठीक तो हो ना? वीरेंद्र ने शिवानी को इधर से उधर देखते हुए कहा। किशोर को यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी पिस्तौल को हैरान होकर देख रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? इसको गोली कैसे नहीं लगी? पत्थर की बनी है क्या ये? किशोर अपने आप से कह रहा था।
मैं ठीक हूँ वीरेंद्र, लेकिन पता नहीं ये क्या हुआ, मुझे मुझे गोली लगी लेकिन तभी मैं घायल नहीं हुई। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? शिवानी ट्रॉमेटाइज्ड हो रही थी। घबराओ मत, हम अपने सवालों का जवाब ढूंढ लेंगे, लेकिन इस वक्त हमें इस राक्षस से लड़ना है। वीरेंद्र ने शिवानी को समझाया। उसके बाद वीरेंद्र घूरकर किशोर को देखने लगा। बिना कोई देरी किए वीरेंद्र ने सीधा किशोर पर हमला कर दिया। उसने ऐसी लात मारी कि किशोर फिर से दूर जाकर गिर गया। वीरेंद्र उसके पास गया और उसके सीने पर अपना पैर रखते हुए बोला, वैसे तो मैं एक सन्यासी हूँ, ये सब खून खराबा करना मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन जो तूने आज शिवानी के साथ किया है उसके लिए तो मैं तेरी जान भी ले सकता था, लेकिन फिर भी मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। तुझे एक और मौका दे रहा हूँ। अगर आज के बाद तूने शिवानी और डॉली आंटी की जमीन को लेकर फिर से परेशान किया तो तेरी जान ले लूंगा मैं। आई बात समझ में? वीरेंद्र ने चिल्लाकर कहा। तभी किशोर अपना सिर हिलाने लगा। ले जाओ इसे यहाँ से और फेंक दो इसके घर पर। तुम लोग भी अगर मुझे जमीन के इलाके के आसपास भटकते हुए दिखे ना तो मुझे तुम लोगों की जान लेने में भी बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। अब दफा हो जाओ। किशोर के आदमी थर थर कांपने लगे। उन्होंने किशोर को उठाया और वहां से दोनों गाड़ियां लेकर 2 मिनट के अंदर रफू चक्कर हो गए। उनको जाता देख वीरेंद्र ने भी राहत की सांस ली। अचानक तभी शिवानी ने पीछे से वीरेंद्र को हक कर लिया। वीरेंद्र एकदम चौंक गया था क्योंकि शिवानी रोते हुए उसे अपने गले से लगा रही थी। शिवानी, क्या हुआ शिवानी, तुम रो क्यों रही हो? वीरेंद्र ने शिवानी की तरफ पलट कर देखा। शिवानी रोए चली जा रही थी और बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। क्या हुआ शिवानी? अब तो वो लोग जा चुके हैं और कभी तंग नहीं करेंगे वो, न तुम्हें न डॉली आंटी को। मैंने उस किशोर को अच्छे से सबक सिखा दिया है, ठीक है? अब तुम्हारी जमीन पर वो कब्जा नहीं करेगा। तुम्हारी जमीन तुम्हारी है। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा। शिवानी अभी भी इमोशनल थी। तभी उसने अपने आंसू पोंछकर सिसकियां लेते हुए कहा, मैं आज बहुत डर गई थी। एक सेकंड के लिए लगा कि शायद मैं तुम्हें खो दूंगी। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता ना वीरेंद्र, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मैं जिंदगी भर तुम्हारे नुकसान के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराती। शिवानी की बात से वीरेंद्र का दिल पिघल गया। मोमेंट को देखते हुए उसका बहुत मन कर रहा था कि वो शिवानी को कसके हग कर ले और उसके माथे पर एक किस करे, लेकिन शायद ये सब अभी से करना टू मच हो जाता। तभी वीरेंद्र जोर जोर से हंसने लगा। शिवानी हैरान हो गई और चिढ़कर उसने वीरेंद्र की चेस्ट पर एक घूंसा मारा। कितने बुरे हो तुम, एक तो मैं रो रही हूँ और मुझे चुप करवाने की बजाय तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, बदतमीज। शिवानी ने इरिटेट होकर कहा। तभी वीरेंद्र अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, अरे तो तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रहा, तो मुझे तो उस किशोर के ऊपर हंसी आ रही है। उसका टेस्ट इतना गंदा कैसे हो सकता है? नहीं मतलब वो तुम्हें पसंद करता है और इतना ज्यादा कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर शिवानी के चेहरे पर बेचैनी छा गई और वो घबरा कर बोली, कोई हंसने की बात नहीं है वीरेंद्र, बल्कि घबराने वाली बात है। मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी कि वो किशोर मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वो प्यार नहीं पागलपन है। वो तुमने देखा नहीं कैसे बोलते वक्त वो साइको लग रहा था? ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे ऑब्सेस्ड है, जैसे मैं उसकी जिद हूं, पसंद नहीं। तभी वीरेंद्र ने एक लंबी सांस भर के कहा, अब जो हुआ सो हुआ। मैंने उसको अच्छे से सबक सिखा दिया है और अब वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि जमीन वाला मसला सॉल्व हो गया। शिवानी इधर उधर देखकर बोली, पता नहीं वीरेंद्र, शायद वो अभी के लिए शांत बैठ जाए, लेकिन आई एम श्योर कि वो आगे फिर से कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे हम फिर परेशान होंगे। तो कोई बात नहीं, मैं हूं तो सही ना। अगर वो फिर से ऐसी कोई हरकत करे तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा। तभी शिवानी हंसने लगी और टाइम की तरफ देखते हुए बोली, शाम होने वाली है, हमें घर चलना चाहिए वरना आंटी नाराज हो जाएंगी। तभी वीरेंद्र ने धीरे से अपना सिर हिला दिया और वो दोनों वहां से निकलने लगे। जाते जाते एक बार फिर वीरेंद्र का ध्यान उस हवेली की तरफ पड़ा। क्या बात है इस हवेली के अंदर, और मैं क्यों इसकी तरफ खींचा चला आता हूँ? शायद मेरे सवाल का जवाब डॉली आंटी दे पाए। वीरेंद्र ने अपने आप से कहा, हाँ आंटी। और फिर वीरेंद्र ने इतनी जोर से लात मारी उस किशोर को कि वो दूर जाकर गिर गया। शिवानी हंस हंस कर पूरे इंसिडेंट के बारे में डॉली को बता रही थी। डॉली भी अपना पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही थी। फिर वो वहां से दुम दबाकर भाग गया। तभी डॉली ने वीरेंद्र की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच बेटा, हमारी मदद करने के लिए, वरना मुझे वो किशोर बहुत तंग करता था। आई होप अभी कुछ टाइम तक तो वो शांत होकर बैठ जाएगा। इस बात पर वीरेंद्र अपना सिर हिलाने लगा। तभी डॉली ने उन दोनों को देखते हुए कहा, अच्छा वैसे वहां एक हवेली भी है ना, तुम लोग गए थे क्या उस हवेली के अंदर? मतलब मैंने काफी सुना है वहां के बारे में, तो वहां कुछ अजीब तो नहीं था ना? डॉली दबी हुई आवाज में उनसे इन्वेस्टिगेशन करने लगी। इस बात पर शिवानी और वीरेंद्र एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। डॉली मन ही मन घबरा गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों को सब कुछ पता चल गया है? हे भगवान नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे बताओ ना बच्चों, तुम लोग उस हवेली के अंदर गए थे क्या?
डॉली के सवाल से वीरेंद्र को अब उसके ऊपर शक होने लगा। डॉली आंटी, आप उस हवेली के बारे में क्यों पूछ रही हैं? क्या हवेली से जुड़ी हुई कोई ऐसी छुपी हुई बात है जिसके बारे में आप जानती हैं? क्या राज है उस हवेली का? वीरेंद्र अपने आप से सवाल करने लगा। क्या वीरेंद्र और शिवानी डॉली को हवेली के अंदर जाने वाली बात के बारे में बताएंगे या फिर उसे अपने पेट के अंदर दबा लेंगे? ऐसी क्या वजह थी जो डॉली ने छूटते ही हवेली के बारे में पूछा? क्या हवेली से जुड़ा हुआ कोई ऐसा राज था जो वीरेंद्र और शिवानी दोनों की ही जिंदगी को हिलाकर रख सकता था? दूसरी तरफ क्या किशोर वापस कभी वीरेंद्र से अपना बदला लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। हवेली? क्यों आंटी, आप छूटते ही हवेली के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वीरेंद्र ने डॉली से पूछा। ये सुनकर डॉली एकदम चेप गई और इधर उधर देखने लगी। नहीं, वो बस ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। वो दरअसल काफी पुरानी हवेली है ना, और अक्सर कर वहां कोई आता जाता भी नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम लोग गए होगे। नहीं आंटी, हम तो वहां बिल्कुल भी नहीं गए थे। सही कहा ना वीरेंद्र? शिवानी ने वीरेंद्र को आंखें दिखाते हुए कहा। वीरेंद्र उसका इशारा समझ गया और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ हाँ, और क्या, हमें तो वहां जाने का मौका ही नहीं मिला। हमारा पूरा टाइम उस किशोर को सबक सिखाने में चला गया। ये सुनकर डॉली ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, ओ हाँ सही बात है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अचानक तभी वीरेंद्र ने टाइम की तरफ देखा। अरे नहीं, शाम हो गई, मुझे अब निकलना चाहिए आश्रम के लिए, वरना मुझे बस नहीं मिलेगी। ये सुनकर डॉली और शिवानी दोनों ही चौंक गए। अरे वीरेंद्र, तुम आज ही निकल रहे हो क्या? जी आंटी, वो आश्रम 3 दिन से बंद है ना, अब इस बीच पता नहीं कितने भक्त आ रहे होंगे। ऐसे में मेरा आश्रम लौटना जरूरी है, वरना लोगों को काफी नुकसान हो जाएगा। तभी शिवानी ने छूटते ही कहा, अरे आज छोड़ो ना वीरेंद्र, कल निकल जाना पक्का। तुम्हें कल सुबह बस भी काफी मिल जाएगी, हर 5 मिनट में बस स्टैंड पर बस आती है। नहीं शिवानी, मैं नहीं रुक सकता, काफी दिक्कत हो जाएगी, मुझे निकलना पड़ेगा। मैं अपना सामान वगैरह लेकर आता हूँ। वीरेंद्र, शिवानी बिल्कुल ठीक कह रही है, उसकी नहीं तो तुम्हें मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। तुम आज यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। अरे भाई, मुझे भी तो कोई मौका दो तुम्हारी खातिरदारी करने का, डॉली ने वीरेंद्र से कहा। आंटी, पर कोई परवाह नहीं सुनना मुझे, जो कह दिया सो कह दिया। डॉली के इतना कहने पर वीरेंद्र का ना कहने का मन नहीं कर पा रहा था। हाँ आंटी बिल्कुल ठीक कह रही, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, इसलिए कल सुबह निकल जाना पक्का। मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करके आऊंगी बस स्टैंड तक। उन दोनों के इतना फोर्स करने पर वीरेंद्र से ना नहीं किया गया। ठीक है, अब जब आप लोग इतना कह ही रहे हैं तो फिर अब मैं मना नहीं कर सकता। शिवानी और डॉली खुश हो गए। तभी डॉली ने उठते हुए कहा, तुम दोनों आपस में बैठकर बातें करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। डॉली को जाते हुए देखकर वीरेंद्र ने शिवानी से मुस्कुराकर कहा, शिवानी, वैसे मानना पड़ेगा, डॉली आंटी सच में दिल की बहुत अच्छी हैं। वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती हैं और जैसे टिपिकल माएं होती हैं उनकी तरह बिल्कुल बिहेव नहीं करती। इस बार शिवानी ने भी स्माइल करके कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी फैमिली के बाद आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किसी ने किया है वो सब डॉली आंटी ने ही किया है। वो सच में दिल की बहुत अच्छी हैं। पता नहीं अगर वो मुझे मेरी लाइफ में नहीं मिलती तो मेरे साथ क्या होता, शायद मैं पागल हो जाती या फिर जिंदा ही नहीं बचती। उन्होंने मुझे घर के साथ साथ एक नई जिंदगी भी दी है, और वो नॉर्मल जिंदगी नहीं, बहुत ही आला और अच्छी जिंदगी है। मुझे पढ़ाया लिखाया, फ्रीडम दी, इसीलिए आज सब कुछ है मेरे पास। शिवानी की बात पर वीरेंद्र अपना सिर हिलाने लगा। अचानक तभी ये बोलते बोलते शिवानी उदास पड़ गई। क्या हुआ शिवानी, तुम ठीक तो हो ना? वीरेंद्र ने पूछा। हाँ वीरेंद्र, मैं ठीक हूँ, लेकिन बस मुझे किशोर की टेंशन हो रही है। पता नहीं वो क्या करेगा आगे। तुम तो कल को यहाँ से चले जाओगे, कहीं वो वापस आकर हमें घर में परेशान ना करे, तो तब क्या करूंगी? और बात पहले तो जमीन तक थी, लेकिन मुझे उसका एक तरफा प्यार और वो स्टूपिड ऑब्सेशन के बारे में भी पता चल गया। वो पागल है मेरे पीछे, इस बात से मुझे और डर लग रहा है। अब पता नहीं वो मुझे पाने के लिए कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। शिवानी की फिक्र लाजमी थी, अगर किसी भी शरीफ लड़की को ऐसा गुंडा मवाली पसंद करने लगेगा तो उस लड़की का टेंशन लेना तो जायज है। हो ऐसा होने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि मैंने उस किशोर को ऐसा सबक सिखाया है कि अब वो तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो तुम घबराना मत। दुनिया के जिस भी कोने में वो छुपा होगा ना, मैं उसको ढूंढकर निकाल लूंगा और उसकी ऐसी हालत करूंगा ना कि वो अपने किए पर पछताएगा, वीरेंद्र ने दावे के साथ कहा। यह सुनकर शिवानी को कुछ राहत पहुंची। तभी वो स्माइल करते हुए वीरेंद्र से बोली, वैसे आज तक मेरे लिए किसी ने भी इतना नहीं किया, मतलब डॉली आंटी की बात अलग है, लेकिन जिस तरीके से तुमने मुझे किशोर के सामने प्रोटेक्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार जिंदगी में लगा कि कोई शख्स ऐसा भी है जो मेरी परवाह करता है।
जो हमेशा मुझे मुश्किल में बचाएगा, मेरी रक्षा करेगा। शिवानी के बोलने के अंदाज से साफ साफ पता चल रहा था कि वो अब वीरेंद्र को दोस्त की नजर से नहीं बल्कि एक पार्टनर की नजर से देखने लगी है। दूसरी तरफ वीरेंद्र के मन में भी लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि उसने सच में शिवानी को दोस्त के नजरिए से नहीं बल्कि हक से बचाया था। वीरेंद्र अपनी नजरें चुराने लगा और इधर उधर देखकर बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की भी होती तो भी मैं उसके साथ यही करता। यह सुनकर शिवानी ऑफेंड हो गई। क्या? सीरियसली? इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं हूं? और नहीं तो क्या? वैसे भी तुम मेरे लिए स्पेशल क्यों होगी? बस दोस्ती तो हो ना तुम मेरी, इसलिए तुम्हारी जगह पर कोई और भी लड़की होती ना तो मैं उसके लिए भी यही सब करता। इसलिए खुद को लेकर ज्यादा स्पेशल फील मत करो और ये हवा में उड़ना बंद कर दो। तभी शिवानी ने सोफे से कुशन लेकर वीरेंद्र के मुंह पर मारा। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। शिवानी गुस्से में उठकर चली गई। तभी डॉली आंटी चाय लेकर आ गई। वीरेंद्र मुंह ढककर हंस रहा था। डॉली आंटी समझ गई थी कि उन दोनों के बीच में फिर से क्यूट फाइट शुरू हो गई है। शाम के वक्त शिवानी के घर के आसपास का माहौल काफी सुहाना हो रहा था। वीरेंद्र उसके गेट के बाहर छोटे से गार्डन में बैठा हुआ था। वहां पर एक झूला पड़ा हुआ था। वीरेंद्र उसी झूले के ऊपर बैठकर झूल रहा था। अचानक तभी उसे अनिल का कॉल आने लगा। कॉल उठाते हुए वीरेंद्र ने कहा, अनिल, हाँ बोल, सब ठीक है? तभी कॉल की दूसरी तरफ से अनिल का जवाब आया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू कौन सी दुनिया में है? पूजा के दरमियान भी तूने मुझे कॉल नहीं किया और आज भी तू वापस नहीं आया। मैं आश्रम भी आया था लेकिन गेट बाहर से बंद था। मैं समझ गया था कि तू अभी भी वापस नहीं आया है। यह सुनकर वीरेंद्र ने एक आह भरकर कहा, अब हाँ यार, बस क्या बताऊं तुझे, आ जाने को तो था लेकिन पूरे दिन में इतना कुछ हो गया कि टाइम ही नहीं मिला। इतना सब कुछ हो गया मतलब? सब ठीक तो है ना? तुझे क्या हुआ है? तभी वीरेंद्र ने दबी आवाज में कहा, अरे वो मुझे नहीं, शिवानी है ना, उसके साथ, उसी को बचाने के लिए उसका एक मैटर सॉल्व कर रहा था तो पूरा दिन उसी में निकल गया। तभी अनिल ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अब तो हमारे वीरेंद्र भैया काफी रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, काफी जिम्मेदारी जो आ गई है उनके कंधों पर, हैं? तभी वीरेंद्र ने इरिटेट होकर कहा, यार अनिल, तू भी ना जब देखो मुझे चिढ़ाता रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ वो बस परेशान थी इसलिए मैंने उसकी हेल्प करी। तो फिर तू आज उसी के यहाँ पर रुक रहा है? अनिल ने पूछा। तभी वीरेंद्र ने हल्की आवाज में कहा, हाँ मतलब उसकी आंटी ने जबरदस्ती रोक लिया और वैसे भी मैं रात को कहाँ जाता। नहीं है बेटा, अब बात नाइट स्टे तक आ गई है, अनिल ने कहा। तभी वीरेंद्र हंसने लगा, अबे चल ना, ऐसा कुछ भी नहीं। अचानक तभी सामने से शिवानी आने लगी। वीरेंद्र ने फौरन कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, शिवानी आ रही है। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। क्या हुआ, किससे बात कर रहे थे? शिवानी वीरेंद्र के पास बैठकर बोली, कुछ नहीं, वो अनिल था, मेरा दोस्त। उससे पूछ रहा था कि आश्रम कोई आया तो नहीं था। तभी शिवानी अपना सिर हिलाने लगी। 2 मिनट एक दूसरे के साथ बैठने के बाद भी वो दोनों आपस में कुछ बात नहीं कर रहे थे। दोनों के बीच में एक अजीब सा ऑकवर्ड साइलेंस था। शिवानी वीरेंद्र को देखकर स्माइल कर रही थी और वीरेंद्र शिवानी को देखकर, लेकिन दोनों ही कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी वीरेंद्र ने ही पूछा, तो आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? हाँ, अभी तो कुछ सोचा नहीं, लेकिन कुछ टाइम तक तो मैं यहीं रहने वाली हूँ आंटी के साथ। उसके बाद शायद दिल्ली जाकर कोई जॉब ढूंढूंगी, क्योंकि मेरी जो पुरानी जॉब थी वो तो मैंने छोड़ दी। वीरेंद्र अपना सिर हिलाने लगा और बोला, तो तुम्हारा अल्टीमेट सपना क्या है? जॉब करना, खुद के पैरों पर खड़ा होना, इंडिपेंडेंट होना, यही सब? ये सुनकर शिवानी स्माइल करते हुए बोली, नहीं, मेरा अल्टीमेट सपना तो अब्रॉड जाना है। अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, ऐसी किसी जगह पर सेटल होना। आंटी ने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया है, इसलिए अब मैं उनका नाम रोशन करना चाहती हूँ। और जिस दिन मुझे बाहर जॉब मिल जाएगी ना, उस दिन मैं आंटी को भी यहाँ से ले जाऊंगी, फिर हम खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। शिवानी के फ्यूचर प्लान्स जानकर वीरेंद्र को अच्छा और बुरा दोनों लगा। उसका चेहरा उतर गया, लेकिन तब भी वो मुस्कुराकर बोला, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सही है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। फिर तो तुम शायद यहाँ कभी लौट कर नहीं आओगी ना? नहीं मतलब मुझसे मिलने तो क्यों ही आओगी, लेकिन फिर भी अपने गांव, अपने घर कभी तो आओगी। वीरेंद्र ने मासूमियत से पूछा। शिवानी उसका इशारा समझ गई और एक लंबी सांस भर के बोली, हाँ, तुमसे मिलने का तो पता नहीं, लेकिन घर जरूर आऊंगी। क्या? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आओगी? कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? कि मेरे कहने का मतलब है कि कभी कभी तो आ ही सकती है ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वीरेंद्र एक तरीके से तो डायरेक्टली बोल रहा था शिवानी को कि उसे शिवानी की बहुत याद आएगी, लेकिन वो चाहता भी नहीं था कि शिवानी से डायरेक्टली समझ पाए। अच्छा जी, अभी क्या कहा था तुमने थोड़ी देर पहले, कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं हूं?
जब मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ही नहीं हूं तो फिर मैं क्यों आऊं तुमसे मिलने के लिए? इस बात पर वीरेंद्र झेप गया। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, तुमने सीरियसली ले लिया क्या? ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूं? शिवानी ने पूछा। यहां पर वीरेंद्र फंस गया और इधर उधर देखने लगा। शिवानी नीचे ही नीचे मुस्कुरा रही थी और अपने आप से दिल में बोली, और कितना बचोगे मुझसे वीरेंद्र? तुम्हारे मन की बात तो मैं निकलवा कर ही रहूं। अचानक तभी वीरेंद्र का फोन बजने लगा। वीरेंद्र ने जब अपने मोबाइल की तरफ देखा तो उसे रसिका का कॉल आ रहा था। रसिका का कॉल इस वक्त? वीरेंद्र हैरान होकर बोला, इससे मुझे कोई बात नहीं करनी। एक तो ये लड़की मुझे पहले से ही अजीब लगती है। इसलिए वीरेंद्र ने साइलेंट करके फोन साइड में रख दिया। हाँ, तो क्या कह रही थी आप मैडम? वीरेंद्र ने शिवानी से पूछा। लेकिन इससे पहले कि शिवानी कुछ कह पाती, वीरेंद्र का फोन दोबारा बजने लगा। फिर से जब उसने अपने मोबाइल की तरफ देखा तो उसको रसिका का ही कॉल आ रहा था। क्या मुसीबत है यार इस लड़की को, बार बार कॉल किए जा रही है। क्या करूं मैं इसका? वीरेंद्र ने फिर से साइलेंट करके फोन रख दिया। लेकिन अगले ही पल उसे दोबारा कॉल आने लगा। शिवानी को शक होने लगा। किसका कॉल आ रहा है वीरेंद्र, उठा लो ना। तभी वीरेंद्र ने झूठ बोलते हुए कहा, अब किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर है, पता नहीं कौन बार बार किए जा रहा है कॉल। वीरेंद्र का झूठ शायद चल जाता, लेकिन रसिका का कॉल बार बार आई चला जा रहा था। तभी शिवानी अपने हाथ बांधते हुए बोली, पक्का रॉन्ग नंबर ही है, या फिर कोई लड़की तुम्हें कॉल कर रही है? ये सुनकर वीरेंद्र की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। शिवानी भी एक टक वीरेंद्र को देखे जा रही थी, जैसे उसका जवाब भांप रही हो। क्या शिवानी को पता चल जाएगा रसिका के बारे में? रसिका, जो कि असलियत में बरखा थी, ऐसे अचानक क्यों कर रही थी वीरेंद्र को कॉल? क्या वीरेंद्र को रसिका की असलियत के बारे में पता लगेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। क्या हुआ वीरेंद्र, किसका कॉल आ रहा है, उठा लो ना। शिवानी बोली। तभी वीरेंद्र ने झूठ बोलते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही रॉन्ग नंबर है, बार बार कॉल किए जा रहा है। इतना कहकर वीरेंद्र ने फोन साइड में रख दिया। लेकिन उसके बावजूद भी कॉल बार बार आए चला जा रहा था। शिवानी को अब डाउट होने लगा। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र के चेहरे पर भी उसकी घबराहट झलक रही थी। पक्का रॉन्ग नंबर है या फिर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखकर तो नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है, जिसके बारे में तुम मुझसे छुपा रहे हो। ये सुनकर वीरेंद्र के होश उड़ गए। वो बात को पलटते हुए बोला, क्या? नहीं शिवानी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी मेरी कोई गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? मैं तो सन्यासी हूं ना, तो मुझे कोई क्यों ही पसंद करेगा भला? शिवानी उसको लुक देने लगी। वीरेंद्र का फोन लगातार बज रहा था। तभी शिवानी को गुस्सा आ गया और उसने फोन उठा लिया। कॉल पिक करते हुए उसने कहा, हेलो, कौन बात कर रहा है? तभी कॉल की दूसरी तरफ अनिल बोला, हेलो वीरेंद्र। अनिल की आवाज सुनकर शिवानी चौंक गई और फौरन वीरेंद्र को फोन देते हुए बोली, तुम्हारे दोस्त का कॉल है। वीरेंद्र ने फट से मोबाइल दिया और अनिल को बोला, अनिल बोल मेरे भाई, सब ठीक है? तभी कॉल की दूसरी तरफ से अनिल बोला, हाँ यार सब ठीक है, वो बस मैं कह रहा था कि मैंने तुझे अमृतसर से जो सामान लाने के लिए कहा था ना, तूने वो ले लिया ना? हाँ मैंने सब ले लिया। हाँ तू तू घबरा मत, मैं सब कुछ लेकर आ जाऊँ। ठीक है, ठीक है, चल ध्यान रख। इतना कहकर वीरेंद्र ने कॉल कट कर दिया। शिवानी का मुंह छोटा सा हो गया। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र ने राहत की सांस ली। शुक्र है यार, आज इस अनिल के बच्चे ने बचा लिया, वरना शिवानी को रसिका के बारे में पता चल जाता और उसके बाद ये मेरा जीना आराम कर देती। डिनर करने के बाद वीरेंद्र गेस्ट रूम में सोने के लिए चला गया। पूरे दिन की थकान उतारने के लिए वीरेंद्र जैसे ही बिस्तर पर लेटा, उसे फौरन नींद आ गई। अगले दिन सफर पर निकलने की वजह से उसने रात में ही अपने सामान की तैयारी भी कर ली थी। वीरेंद्र अच्छी खासी गहरी नींद में सो रहा था। रात के 2 बज रहे थे। गांव का इलाका होने की वजह से बाहर किसी इंसान के होने का नामो निशान तक नहीं था। शिवानी और डॉली भी अपने अपने कमरों में सो रहे थे। अचानक वीरेंद्र को किसी चीज के गिरने की बहुत तेज आवाज आई। फौरन उसकी नींद टूट गई। वीरेंद्र ने आंखें मलते हुए अपने फोन की तरफ देखा। रात के 2 बज रहे थे। वो फौरन बिस्तर पर उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। ये आवाज कैसी थी? वीरेंद्र इधर उधर देखने लगा। अचानक तभी फिर से उसे किसी के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनाई दी। वीरेंद्र फौरन अलर्ट हो गया। रात के 2 बज रहे हैं, इस वक्त कौन हो सकता है? वीरेंद्र को अब ये बात थोड़ी सीरियस लगने लगी। जाहिर सी बात थी कि आधी रात को किसी के घर पर कोई साधारण इंसान तो नहीं आ सकता था। छूटते ही वीरेंद्र का ध्यान किशोर की तरफ गया। कहीं किशोर और उसके आदमी तो नहीं आ गए? शिट यार, शिवानी का डर बिल्कुल सच निकला। अब यार रात के वक्त मैं कहां इन लोगों से जूझूंगा? वीरेंद्र इरिटेट होकर बोला। तभी उसने अपने ऊपर का कंबल हटाया और चप्पल पहनने लगा।
वीरेंद्र दबे पांव अपने कमरे से निकलकर मेन दरवाजे की तरफ जाने लगा। मजे की बात यह थी कि दरवाजा खटखटाने की आवाज पर शिवानी और डॉली अपने कमरे से निकलकर ही नहीं आए थे। लेकिन इस बात पर वीरेंद्र ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। किशोर का डर होने की वजह से वीरेंद्र ने अपने हाथ में एक डंडा ले रखा था। तभी वो एक लंबी सांस लेकर बोला, हे भगवान, पता नहीं अब वो अपने कितने साथियों को साथ लेकर आया होगा। मुझे शक्ति देना इसकी बैंड बजाने की। इतना कहते हुए वीरेंद्र ने झट से दरवाजा खोल दिया। लेकिन दरवाजा खोलते ही वो शॉक्ड रह गया। अरे, यहां पर तो कोई भी नहीं है। वीरेंद्र ने हैरान होकर कहा, तो फिर दरवाजे पर कौन खटखटा रहा था? इतना कहकर वीरेंद्र थोड़ा बाहर को निकल आया। उसने दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह अच्छे से देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वीरेंद्र अपना सिर खुजाने लगा। बड़ी अजीब सी बात है, मुझे अच्छे से याद है कि किसी के दरवाजे पर खटखटाने की ही आवाज थी वो, और ना ही वो कोई सपना था। मैंने जीते जागते हुए आवाज सुनी थी, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? वीरेंद्र शॉक था, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब उसके साथ कोई अजीबोगरीब घटना हुई हो। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। इसीलिए वीरेंद्र ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो मुड़कर अंदर की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी उसकी उड़ती उड़ती नजर ने कुछ ऐसा देख लिया जिससे उसके चलते हुए कदम वहीं पर रुक गए। वीरेंद्र वापस पलटकर दूर गिरते हुए कोहरे में देखने लगा। उसे वहां पर किसी की परछाई नजर आ रही थी। कोई तो है वहां पर, लेकिन साफ साफ नहीं दिख रहा। इतना कहकर वीरेंद्र 2-3 कदम और आगे ले लेता है। जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें बाहर आ गई। ये परछाई किसी इंसान की तो नहीं है, ये तो कोई जानवर लग रहा है, वीरेंद्र अपने आप से बोला। धीरे धीरे वो परछाई वीरेंद्र के करीब ही आ रही थी। वीरेंद्र डटा हुआ वहीं खड़ा था। वो जो कोई भी था, वीरेंद्र उसका सामना करने के लिए तैयार था। जैसे ही वो परछाई धुंध से निकलकर थोड़ा बाहर की तरफ आई, वीरेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो बल्लू है, वीरेंद्र ने चौंक कर अपने आप से कहा। बल्लू के और पास आने से पहले ही वीरेंद्र खुद उसकी तरफ जाने लगा। लेकिन बल्लू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? क्या वो पहाड़ों से यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए आया है? वीरेंद्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बल्लू का उसको अचानक रात को मिलना बहुत ही अजीब था। बल्लू के और करीब जाकर तो वीरेंद्र को बिल्कुल पक्का हो गया कि ये कोई और भेड़िया नहीं, बल्कि उसका दोस्त बल्लू ही है। बल्लू के करीब जाकर वीरेंद्र उसके सामने बैठ गया और उसके सिर पर सहलाते हुए बोला, बल्लू, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो भी इतनी रात को? बल्लू आंख बंद करके उसकी छुअन का एहसास लेने लगा। बता मुझे, तू यहाँ पर कैसे आया, और तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ? तो ठीक तो है ना? वीरेंद्र लगातार बल्लू से बात कर रहा था, लेकिन वो उसका कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। बल्लू अपनी आंखों से नीचे की तरफ देख रहा था। तभी वीरेंद्र की नजर बल्लू के पंजों की तरफ गई। उसके पंजे बेहद गंदे हो रहे थे। ओ, ये तूने क्या हाल कर रखा है अपना? कहां से गंदे करके आया अपने पंजे? वीरेंद्र बल्लू को किसी छोटे बच्चे की तरह डांट रहा था। उसके पंजों में बेहद कीचड़ लगा हुआ था। उसके साफ सुथरे चांदी जैसे चमकते हुए बदन के साथ उसके पंजे बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। तभी बल्लू अपनी जबान निकालकर वीरेंद्र के हाथ चाटने लगा। अरे बस कर, मुझे गुदगुदी हो रही है। ये शायद बल्लू के प्यार जताने का तरीका था। अच्छा बस बस, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया कि तुझे मेरी बहुत याद आ रही थी, ठीक है रुक जा। इतना कहने पर बल्लू आखिरकार रुक गया। तभी वीरेंद्र ने भी प्यार से बल्लू के चेहरे को खूब सहलाया। यहाँ बाहर तो बहुत ठंड हो रही है, तू कहां पर रुकेगा, और इतनी देर से तू था कहां पर? वीरेंद्र ने बल्लू से पूछा। तभी बल्लू मुड़कर पीछे की तरफ देखने लगा। वीरेंद्र हैरान हो गया और वो भी उसी ओर देखने लगा। लेकिन वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पर वीरेंद्र को अजीब लगा। क्या? वहां पीछे क्या देख रहा है, मुझे बता ना, कहां रुका हुआ है तू? बल्लू वापस पलटकर वीरेंद्र की तरफ देखने लगा। उसके बाद वो वापस उसी तरफ जाने लगा जहां से वो निकलकर आया था। अरे रुक तो सही, कहां जा रहा है? मेरी बात का जवाब तो दे दे। और तू यहां तक पहुंचा कैसे? वीरेंद्र बोलते बोलते बल्लू का पीछा करने लगा। बल्लू अच्छी खासी स्पीड में चला जा रहा था। कहां जा रहा है, और इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू मेरे पीछे यहां तक कैसे पहुंच गया। अजीब है तू भी। इतना कहते कहते वीरेंद्र भी बिना रुके बल्लू के पीछे चल रहा था। अच्छा खासा डिस्टेंस चलने के बाद बल्लू चलते चलते ऐसी जगह पर पहुंच गया जिसकी वीरेंद्र ने उम्मीद नहीं की थी। वीरेंद्र ने पाया कि बल्लू उसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर शिवानी की जमीन का टुकड़ा था, और वो अजीब रहस्यमयी हवेली। जब वीरेंद्र ने अपनी आंखों के सामने उस हवेली को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बल्लू चलते चलते हवेली के गेट तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो पलटकर वीरेंद्र की तरफ देखने लगा। वीरेंद्र के पांव जैसे एक ही जगह पर जम गए थे। वो हैरान होकर उस हवेली को बस एक तक देखे चला जा रहा था। रात के अंधेरे में गिरते हुए कोहरे के बीच वो हवेली बेहद हॉन्टेड लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे डरावनी मूवीज में वो जो शापित हवेली दिखती हो, बिल्कुल वैसी। बस वहां पर किसी रामू काका की कमी थी जो उस हवेली के पीछे की कहानी को सुनाते। तभी वीरेंद्र ने राल का एक घूंट अपने गले के नीचे उतारा। ये बल्लू मुझे आधी रात को यहाँ पर लेकर क्यों आ गया? दिन के टाइम से तो ये हवेली रात के टाइम पर और ज्यादा डरावनी लग रही है। वीरेंद्र आसपास देखने लगा।
क्या पता कब कहां से कोई चुड़ैल या भूत निकल कर आ जाए। तभी बल्लू ने हल्की सी आवाज निकाली, जिससे वीरेंद्र उसकी तरफ देखने लगा। कहां जा रहा है बल्लू? इधर वापस आ जा, वहां अंदर मत जा, रात के वक्त ठीक नहीं है। बल्लू ने फिर से कुछ कहकर वीरेंद्र को जवाब दिया। उसके बाद उसने अपने मुंह से गेट को खोला और हवेली के अंदर चला गया। अबे रुक, क्या कर रहा है? मैंने बोला ना अंदर मत जा। अबे यार, कहां फंस गया मैं इस बल्लू के चक्कर में। जिस चीज से बचना चाह रहा था वहीं पर आ गया। इतनी रात में अब हवेली के अंदर जाना पड़ेगा, इसके पीछे पीछे। दिन के टाइम से ज्यादा वीरेंद्र की अब हट रही थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि टेढ़े कामों में फंसना तो वीरेंद्र की खासियत थी। तभी वो भी मतवाली चाल से बल्लू के पीछे पीछे जाने लगा। बल्लू, सुन ले यार मेरी बात अभी भी, बाहर आ जाना। अंदर क्यों जा रहा है? ये बोलते बोलते वीरेंद्र अपने आसपास भी देख रहा था। उसे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि वीरेंद्र अपने मन में हनुमान चालीसा का जाप भी करने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस उल्लू को जागर। वहीं दूसरी तरफ शिवानी आधी रात को अपने कमरे से पानी लेने के लिए उठी थी। किचन में से पानी का जग लेने के बाद शिवानी की नजर अचानक से घर के मेन डोर की तरफ गई और वो एकदम शॉक रह गई। दरवाजा कैसे खुला हुआ है रात के टाइम पर? शिवानी ने सबसे पहले जाकर दरवाजा बंद किया। शायद हम लोग ही रात को बंद करना भूल गए हों। उसके बाद उसे वीरेंद्र का ख्याल आया। वीरेंद्र को एक बार देखकर आ जाती, पता नहीं उसको नई जगह पर नींद ढंग से आ भी रही होगी या नहीं। शिवानी स्माइल करते हुए वीरेंद्र के कमरे की तरफ गई। वीरेंद्र के कमरे का दरवाजा खुला हुआ ही था, इसीलिए शिवानी सीधा दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। कमरे की लाइट ऑफ थी, इसलिए शिवानी ने लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करते ही जब उसने वीरेंद्र के बिस्तर को खाली पाया तो वो दंग रह गई। वीरेंद्र तो यहाँ पर है ही नहीं, कहाँ चला गया? वीरेंद्र, वीरेंद्र! शिवानी ने उसे पुकारा, लेकिन शिवानी को कोई जवाब नहीं मिलने वाला था, क्योंकि वीरेंद्र तो इस वक्त घर के अंदर मौजूद ही नहीं था। घर का मेन डोर भी खुला हुआ था, वीरेंद्र भी अपने कमरे के अंदर नहीं है। कहीं वीरेंद्र घर से चला तो नहीं गया? शिवानी को वीरेंद्र की चिंता होती है और कई सारे सवाल उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। क्या शिवानी वीरेंद्र को ढूंढने के लिए आधी रात में निकलेगी? दूसरी तरफ देर रात हवेली के अंदर जाकर क्या वीरेंद्र का फैसला ठीक रहेगा, या फिर हवेली के अंदर उसे ऐसे राज मिलने वाले थे जो उसको कुछ याद दिला देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। कल वीरेंद्र को उसके कमरे में देर रात न पाकर शिवानी काफी ज्यादा शॉक्ड और कंफ्यूज थी। इतनी रात को वीरेंद्र कहाँ जा सकता है? अगर वो घर जाने का सोचेगा तो मुझे जरूर बताता, लेकिन उसने तो कैंसिल कर दिया था। अब तो वो सुबह निकलने वाला था ना। इसका मतलब वीरेंद्र घर के लिए नहीं निकला है, वो कहीं और गया है। शिवानी मेन डोर के खुले होने वाली बात को वीरेंद्र के न होने से कनेक्ट करने लगी। एक बात तो साफ है कि वीरेंद्र इस वक्त कहीं गया है, लेकिन कहां और क्यों, और वो भी मुझे बिना बताए। टेंशन के मारे शिवानी की नींद ही उड़ गई। अचानक तभी कुछ सोचते सोचते उसे आइडिया आया और वो फौरन अपने कमरे की तरफ भागी। बल्लू की वजह से अब वीरेंद्र को भी मजबूरन हवेली के अंदर जाना पड़ रहा था। कहां पहुंचा दिया इस बल्लू के बच्चे ने? चुपचाप वहीं नहीं रुक सकता था, भागता हुआ इधर आ गया। मैंने तो बस उससे ये पूछा था कि इतनी देर कहां पर रुका हुआ था, और ये मुझे चलते चलते यहां ले आया। एक मिनट, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि बल्लू इसी हवेली के अंदर रुका हुआ हो? जब वीरेंद्र ने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा तो वो हवेली दबाने लगा। दिन की तरह रात के वक्त भी हवा चलने की वजह से हवेली का गेट आगे पीछे झूल रहा था। तभी वीरेंद्र ने हाथ से पकड़कर उसे रोक दिया। वो गेट झूलना बंद हो गया। वीरेंद्र हवेली के अंदर दाखिल हो गया और हौले हौले करके आगे बढ़ने लगा। वीरेंद्र के आगे बढ़ते ही वो गेट फिर से आगे पीछे झूलने लगा। बल्लू, बल्लू, किधर है तू? कहां चला गया? हवेली के अंदर पहुंचकर वीरेंद्र ने पाया कि बल्लू उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। बल्लू, किधर है तू? जवाब दे मुझे। कहां चला गया यार? मुझे यहां पर लेकर आया है और अपने आप ही गायब हो गया। तभी वीरेंद्र की नजर हवेली के अंदर वाले दरवाजे की तरफ गई और वो एकदम शॉक रह गया। वो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। उसी पल वीरेंद्र को अंदर से बल्लू की आवाज सुनाई पड़ी। बल्लू, तू अंदर है क्या? वीरेंद्र ने पूछा। तभी बल्लू ने भी उसे जवाब दिया। वीरेंद्र ने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ जाने लगा। हवेली का दरवाजा काफी बड़ा था, जैसे कि पुराने जमाने में किसी महल का दरवाजा हो। वीरेंद्र ने अपनी हाथ की मदद से उसे पूरा खोल दिया और वो अंदर चला गया। अंदर जाकर उसे एक और दरवाजा नजर आया। ये क्या, दरवाजे पर दरवाजा? हवेली है या कोई सीक्रेट तहखाना? तभी वीरेंद्र ने अपने हाथ की मदद से वो दूसरा दरवाजा भी खोल दिया और उसके अंदर घुस गया। अंदर पहुंचते ही वीरेंद्र ने जब अपने सामने के नजारे को देखा तो उसके होश उड़ गए। बाहर से वो हवेली जितनी डरावनी लग रही थी,
अंदर से उतनी ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो आंखें फाड़ फाड़ कर पूरी हवेली को देख रहा था। सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात तो ये थी कि इतनी पुरानी हवेली होने के बावजूद भी वहां पर रोशनी थी। ऐसा लग नहीं रहा था जैसे कि यह हवेली बहुत सालों से बंद हो, क्योंकि वहां पर चिराग जल रहे थे। हवेली की छत पर से जितने भी झूमर लटके हुए थे उन सब में रोशनी थी। ये चीज देखकर वीरेंद्र की रूह कांप गई। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे टाइम बंद रहने के बावजूद भी यहाँ पर चिराग रोशन कैसे हैं? क्या क्या इस हवेली में कोई आता है जो यहाँ की सफाई और मेंटेनेंस का ध्यान रखता है? वीरेंद्र ने अपने आप से पूछा। तभी अचानक उसे बल्लू का ख्याल आया और वो उसे फिर से पुकारने लगा। बल्लू, किधर है तू? लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। न तो उसकी आवाज आ रही थी और ना ही बल्लू की झलक दिख रही थी। वीरेंद्र के ठीक सामने एक सिटिंग एरिया बना हुआ था जहां पर कुछ सोफे डले हुए थे। तभी वीरेंद्र वहां पर चलकर आया। वो चारों तरफ से हवेली को देख रहा था। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे जैसे मैं इस जगह से वाकिफ हूँ, जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ या फिर शायद रह चुका हूँ। वीरेंद्र वहां पर पड़े हुए सोफे को छूकर देखने लगा। ये तो मेरा फेवरेट सोफा है। मुझे इसी तरीके के सोफे पसंद है। और ये टेबल, ये मैंने खासतौर से ईरान से मंगवाई थी। और इस पर रखा हुआ ये वास इटली का है। इटली की चीजें तो उसे बहुत पसंद है। ये दो तीन बातें जब वीरेंद्र ने अपने आप से कही तो वो परेशान हो गया। लेकिन मैं ये सब कैसे बोल सकता हूँ? और मुझे कैसे पता कि मुझे ये सब चीजें पसंद है? और अगर पसंद है तो ये चीजें यहाँ पर क्या कर रही हैं? और वो वास मैं किसकी पसंद से लिया था? कौन है वो? और ये सब बातें क्यों है मेरे दिमाग में? वीरेंद्र अपना सिर पकड़ने लगा। तभी उसने ऊपर की तरफ देखा। वहां पर एक रेलिंग बनी हुई थी और उस रेलिंग के ऑपोजिट साइड पर काफी सारे कमरे थे। उसी पल वीरेंद्र को अपने सिर में भारीपन महसूस होने लगा। वो अपनी आंखें बंद करके कुछ देखने लगा। तभी उसे एक आदमी नजर आया जो कि बड़ी ही शान से उस रेलिंग से टिककर खड़े हुए नीचे सबकी तरफ देख रहा था। नीचे कई सारे लोग थे जो कि उसका इंतजार कर रहे थे। उस आदमी की झलक पाकर उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और वो सभी झुककर उस आदमी का अभिनंदन कर रहे थे। तभी वो आदमी स्टेयर्स पर से उतरकर नीचे आया और वो सभी लोग उसके आगे अपना सिर झुकाने लगे। फौरन वीरेंद्र ने अपनी आंखें खोल ली। जब उसने हवेली को गौर से देखा तो वो हैरान हो गया। जो कुछ भी अभी मुझे दिखाई दिया वो यहीं पर हो रहा था। यही हवेली थी, यही रेलिंग थी, पर वो आदमी कौन था? वीरेंद्र हैरान होकर बोला। अचानक तभी वीरेंद्र को वहां किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ मुझे! वीरेंद्र एकदम घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। कौन कौन है यहाँ पर? उसने फौरन पूछा। बचाओ, बचाओ मुझे! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम देखना, अगर तुमने आज मुझे मारा तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वीरेंद्र को एक आवाज सुनाई पड़ी। जब वीरेंद्र ने गौर से सुना तो पाया कि वो आवाज सीढ़ियों के ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। वो एकदम सतर्क हो गया और अपने आप से बोला, ये आवाज तो ऊपर से आ रही है। शायद कोई कोई वहां पर फंसा हुआ है। चक्कर क्या है? क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? आ, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम देखना मेरी हर तकलीफ का बदला लेगा वो तुमसे। ये आवाज सुनने में तो किसी लड़की की लग रही थी। वीरेंद्र से रुका नहीं गया। तभी वो ऊपर की तरफ देखकर बोला, मुझे जाकर देखना चाहिए। शायद कोई लड़की ऊपर फंसी हुई है। मैं उसकी मदद करूंगा। लड़की, और वो भी मुसीबत में। इसलिए वीरेंद्र खुद को कैसे रोक सकता था? वो भागा भागा सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुंच गया। वहां उसने पाया कि एक ही लाइन में बहुत सारे कमरे बने हुए थे। वीरेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए किस कमरे में। वो कभी दाएं देख रहा था तो कभी बाएं। वो आवाज कहां से आ रही थी? यहां से या फिर वहां से? वीरेंद्र कंफ्यूज था। सुनो मुझे, अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ। अचानक तभी वीरेंद्र को उस लड़की की आवाज दोबारा सुनाई थी। हाँ, यहाँ से। वो आवाज यहाँ से आ रही है। उस आवाज का पीछा करते करते वीरेंद्र भागा। जब वो उस कमरे के पास गया तो उसने पाया कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। वीरेंद्र ने उस पर खटखटाया। कौन है? कौन है अंदर? आप ठीक तो है ना? वो जोर जोर से दरवाजे पर पीट रहा था। आप ठीक है? वीरेंद्र ने फिर से पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा तो अंदर से बंद है। अब मैं अंदर कैसे जाऊंगा? तभी वीरेंद्र ने अपने बगल में एक खिड़की को देखा। उस खिड़की पर बाहर से एक पर्दा पड़ा हुआ था। वीरेंद्र ने एक ही झटके में वो पर्दा हटा दिया। तभी उसने खिड़की से अंदर की तरफ देखा और पाया कि अंदर एक लड़की नहीं बल्कि दो लड़कियां थीं। उन लड़कियों के पहनावे को देखकर लग रहा था जैसे कि वो पुराने जमाने की हो। वो दोनों लड़कियां ऐसे खड़ी हुई थी कि वीरेंद्र को उनकी शक्लें नजर नहीं आ रही थी। उनमें से एक लड़की जमीन पर बैठी हुई थी और दूसरी लड़की उसके सामने खड़ी हुई थी। बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि जैसे जमीन पर बैठी हुई लड़की परेशान है और जो लड़की खड़ी हुई है वो उसको परेशान कर रही है। मैंने तुमसे पहले कितनी बार कहा था
कि हमारी बात मान लो, लेकिन तुमने और तुम्हारे पति ने नहीं मानी। अब देखो तुम्हें किस दिन का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। बता दो मुझे कि तुमने कहां छुपा कर रखा है उसे, वरना मुझे तुम्हारी जान लेने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। जो लड़की खड़ी हुई थी वो बैठी हुई लड़की को धमका कर बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी जान भी ले लो, लेकिन उसके बारे में तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगी। तभी खड़ी हुई लड़की ने अपने हाथ से कोई शक्ति निकाली और बैठी हुई लड़की के ऊपर डाली, जिस वजह से वो बैठी हुई लड़की दर्द के मारे चिल्लाने लगी। ये पूरा नजारा देखकर वीरेंद्र के होश उड़ गए। अपनी आंखों के सामने ऐसा रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य उसने पहली बार देखा था। वीरेंद्र कुछ करके उस खिड़की को खोलना चाहता था, लेकिन वो इतनी मजबूत खिड़की थी कि वीरेंद्र को मौका ही नहीं मिल पा रहा था। बैठी हुई लड़की बहुत कमजोर नजर आ रही थी। तभी वो खड़ी हुई लड़की हंसने लगी और बोली, भले ही तुमने मुझे वो चीज नहीं दी, लेकिन खत्म तो तुम भी हो गई ना। अब कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। तुम्हारी सारी शक्तियां मैंने तबाह कर दी। अब तुम्हारे पति भी तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। अब तक तो वो भी मर चुका होगा। इसीलिए तुम्हें भी उसके पास पहुंच जाना चाहिए, है ना? इतना कहकर वो खड़ी हुई लड़की हंसने लगी। तभी उस बैठी हुई लड़की ने कहा, "हाँ, तुम चाहे अभी जितना खुश हो लो बरखा, भले ही हम दोनों की कहानी खत्म हो गई हो, लेकिन हम अगले जन्म में जरूर लौट कर आएंगे। और मेरी बात याद रखना, अगले जन्म में भी मैं और मेरे पति तुम्हारे गलत कामों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी शक्तियां हमेशा तुम पर भारी पड़ेंगी। तभी उस खड़ी हुई लड़की ने गुस्से में एक और शक्ति की बिजली उस लड़की के ऊपर गिरा दी। वो लड़की अब बेहद कमजोर हो चुकी थी और एकदम बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। तभी उस खड़ी हुई लड़की ने अपनी शक्तियों की मदद से उस कमरे के अंदर आग लगा दी। आग की लपटें तेजी से बढ़ने लगी। तभी उस जलती हुई आग को देखकर अचानक वीरेंद्र को वही नजारा याद आने लगा जो उसने पहले भी देख रखा था। वही आग की लपटें जिनके बीच में एक लड़की मदद के लिए तड़प रही थी। कमरे में आग लगाने के बाद बरखा नाम की लड़की वहां से बाहर निकलने लगी। उसने दरवाजा खोला और वो कमरे के बाहर चली गई। तभी वीरेंद्र उसकी तरफ बढ़ते हुए चिल्लाया, कैसी औरत हो तुम? एक बेचारी कमजोर औरत के साथ ऐसा बर्ताव करता है क्या कोई? लेकिन बरखा सीधे सीधे वहां से चली गई। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसने वीरेंद्र की आवाज सुनी ही ना हो। वीरेंद्र को यह बात बहुत अजीब लगी। आखिर चल क्या रहा था यहाँ? कौन थी ये दोनों लड़कियां? और हवेली के अंदर ये सब क्या हो रहा था? क्या ये बरखा वही बरखा थी जो कि वीरेंद्र के पीछे पड़ी हुई थी? क्या ये बरखा का दूसरा जन्म था? बरखा को वीरेंद्र की आवाज क्यों सुनाई नहीं दे रही थी? क्या वो दोनों लड़कियां सच में उस हवेली के अंदर थीं, या फिर वीरेंद्र को अभी भी भ्रम हो रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। Dear listener,